मैजिकल गोल्डन ट्री। शांतानगर के गांव में विक्रम राठौड़ कहकर एक करोड़पति रहता था। उनका पत्नी राधा थी और बेटी थी मंजू। एक दिन उनका भाई अजय राठौड़ उनका पत्नी कोमली और छोटी बेटी स्वीटी के साथ उधर आया था। भैया मुझे माफ करो भैया, पिताजी ने दिया वो संपत्ति पूरा नाश कर दिया है मैंने, लेकिन तुम तो तुम्हारे चालाक बुद्धि से उसे 100 गुना बढ़ा दिया। अब मैं सड़क पर आ गया हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है भैया, कहकर उनको प्रणाम किया। चीची, ये क्या है भाई, ये तुम क्या बात कर रहे हो? ये तुम्हारा घर ही समझो। तुम और तुम्हारा परिवार इधर हमारे साथ ही रहना। मेरा व्यापार में अब तुम हिस्सेदार हो, ठीक है ना? तब से लेकर बच्चे खुशी से खेलने लगे। एक दिन विक्रम राठौड़ और उनकी बीवी मंजू को बाय बाय कहकर दूसरे गांव के लिए कार में निकले। बस मंजू उनको आखिरी बार देखी। वे दोनों रोड एक्सीडेंट में मर गए। मंजू बहुत रोई। चोर बुद्धि वाले अजय और कोमली सारे संपत्ति को चुरा लिए। एक दिन दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे। वो देखकर कोमली, क्या रे मंजू, स्वीटी के साथ तू भी टीवी देख रही है? जाके बर्तन मांज और उसके बाद कपड़े धोना, फिर सारे घर की सफाई भी कर दे। आज से तेरी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद और स्वीटी के पुराने कपड़े तू पहनेगी, समझी? क्या उसकी परमिशन क्यों पूछ रही हो? ए मंजू, क्यों ऐसे देख रही हो? तुम और स्वीटी एक ही समझ रही हो क्या? स्वीटी इस घर का मालकिन है, तुम काम वाले हो। जाकर काम नहीं किया तो मार खाओगे, कहकर हाथ उठाया। तब मंजू हैरान हो गई। ऐसे बेचारी घर का सारा काम करने लगी। वे लोग खाने के बाद बच गया खाना मंजू खाती थी। मंजू रोज उनके घर में पौधों को पानी डालती थी। ऐसे ही एक बड़ा सा पेड़ को भी पानी डालती थी। वो देखकर कोमली, ए पागल लड़की, वो पेड़ तो भैंस की तरफ बढ़ गया है, उसे क्यों पानी देती है तू? समझ में नहीं आता तुझे? रोज समझाना है क्या? कहकर एक छड़ी से मारी। तब मंजू उस पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। ऐसे अजय और कोमली जब भी उसे मारते थे, वो पेड़ के नीचे बैठकर रोती थी। उसके मुश्किल के बारे में किसको कहना है पता नहीं चलकर पेड़ से कहना शुरू किया। कुछ सालों के बाद मंजू बड़ी बन गई और स्वीटी का पुराने कपड़े पहनती थी। एक दिन अजय एक लॉयर के साथ आकर कुछ कागजातों के ऊपर उनका दस्तखत लिया था। एक दिन मंजू, चाची, मुझे क्यों आप अलग से देखते हो? मैं भी तो आप में एक हूँ। ये सारा संपत्ति मेरे पापा का है और मैं अकेली इसकी हकदार हूँ, कहकर गांव के सब लोग बोल रहे हैं। क्या ये सच है? अगर वो सच है तो भी मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। तब अजय उसे छड़ी से मार के, तेरी ये हिम्मत, संपत्ति के बारे में बोलती है? गांव में जाने के लिए और लोगों के साथ बात करने के लिए तुम्हें परमिशन कौन दिया है? कहकर मारने लगा। कोमली भी उसे छड़ी से मारते हुए, निकम्मी, ये संपत्ति तेरी है? किसने कहा तुझसे? तुझे ऐसे पागलों जैसे ख्याल आएंगे कहकर तू मेजर होने के बाद तेरी सारी संपत्ति हमने अपने नाम कर लिया है। उस दिन लॉयर के पास तूने अपने दस्तखत दिए थे, भूल गई? आज के बाद तू इस घर की नौकरानी ही रहेगी। और मुझे बिना बताए तू बाहर ही क्यों गई? आज से 4 दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। चल जाके वो नीम के पेड़ के नीचे मर, घर के अंदर दिखी तो मार दूंगी तुझे, कमीनी, कहकर मारी। तब बेचारी मंजू रोते हुए जाकर पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ से मंजू, देखा नीम माता, मैंने क्या पाप किया है कि ये लोग मुझे ऐसे रुला रहे हैं। उन्हें अपना मानकर मैंने दस्तखत किए तो ऐसे करेंगे? मैं मरना चाहती हूँ, कहकर रोने लगी। तब वो नीम पेड़ एक सोने के पेड़ जैसा बदल गई। बेटी मंजू, तुमने बचपन से ही मुझे बहुत प्यार से पानी देती रही। तुम्हारी सारी मुश्किलें मैं जानती हूँ। समय आने पर तुम्हारी सहायता करने के लिए ही रुकी हूँ मैं। ये लो, मेरा सारा सोना ले जाकर कहीं दूर जाके तुम खुश रहो बेटी। मंजू ने पेड़ को प्रणाम किया और जितना चाहिए था उतना सोना लिया। बाद में पेड़ फिर से मामूली पेड़ जैसे बन गई। तब मंजू गांव के बाहर एक बंगला और गाड़ी खरीदकर खुशी से जीने लगी। एक दिन अजय, कोमली और स्वीटी उधर आए। तीनों के हाथ में छड़ी थे। क्यों रे, घर छोड़कर चली गई तो उधर काम कौन करेगा? तुमको इतने पैसे कहाँ से मिले?
मेरी अलमारी से पैसे चुराया ना तूने? सच बता। मेरे पुराने ड्रेसेस पहनने वाली तू अभी इतना सोना और इतने नए ड्रेसेस पहन रही है। जल्दी बता, तूने ये सब कैसे किया? कहकर तीनों मिलकर मंजू को मारने लगे। प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो, मैंने कोई चोरी नहीं की है, प्लीज मत मारो, मेरी बात सुनो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। कहकर भीख मांगने लगी। बाद में जो हुआ उनको बताई। क्यों रे, फिल्म का कहानी कहती हो? चलो उस पेड़ के पास जाएंगे, वो सच है कि नहीं ये देखते हैं। कहकर तीनों उनको खींच कर लेके गए। पेड़ के पास कोमली छड़ी को उठाकर, क्यों रे, सोने का पेड़ कह रही थी, कहाँ है सोना? तब पेड़ एक सोने के पेड़ जैसा बदल गई। अरे कमीनों, कई सालों से देखती आ रही हूँ तुम्हारी ये नाइंसाफी। अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब पेड़ में कुछ टहनियां टूटकर आकर उन तीनों को पकड़कर खूब पीटने लगे। बाप रे, नहीं, तोड़ो, नहीं, बचाओ, बचाओ। कहकर चिल्लाने लगे। इज्जत से सारी संपत्ति मंजू के नाम करके कहीं भाग जाओ, वरना मेरे हाथ में सब के सब मरोगे। तब वे सब ठीक है कहकर पेड़ को प्रणाम करके उधर से भाग गए। तब मंजू प्यार से पेड़ को झप्पी दिया। मिनी ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल। जबलपुर के गांव में रामनाथ कहकर एक आदमी ईंटों का व्यापार करता था। उनको बबलू देवी कहकर 2 बच्चे थे। रामनाथ की बीवी की मौत होने के कारण वो कमला कहकर दूसरी लड़की से शादी कर लिया। कमला बहुत झगड़ालू थी और बबलू देवी को अच्छे से नहीं देखती थी। एक दिन जब बबलू और देवी स्कूल बैच के साथ कुत्तों को बिस्किट खिला रहे थे, तब कमला उन्हें देखकर, क्यों रे शैतान बच्चे, अभी से स्कूल के लिए निकल गए? घर का काम कौन करेगा? तुम्हारे बाप ने कोई काम वालों को तो लगाया ही नहीं। हमारे घर में तो हम काम वालों को नहीं रखते हैं ना माँ। कौन है माँ? तुम तो मेरे कोख से पैदा ही नहीं हुई। देखो, अगले बार माँ कहकर बुलाई तो तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगी। तुमको ढंग से खाने के लिए कुछ नहीं है और ऊपर से इन कुत्तों को खिला रहे हो। देखो, अगली बार अगर कुत्तों को खिलाते हुए दिखाई दिया तो उस दिन तुम्हारा खाना कट। इतने में चमन सेठ कहकर एक व्यापारी उधर आया और कमला से, क्यों कमला दीदी, तुम्हारे पति ने क्या कहा? उनका ईंटों का शॉप मुझे दे रहा है कि नहीं? क्यों रे गधे कहीं के, तुम्हें कितने बार बोलना है, हम अपनी शॉप नहीं देंगे, फिर भी तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? इस गांव में बहुत सारे धंधे हैं, वो काफी नहीं है क्या? हमारे ब्रिक शॉप के ऊपर ही तुम्हारी नजर पड़ी है क्या, कचरा कहीं का? क्यों लड़की, तुम्हारे मुंह तो बहुत चलती है। वो कुचली कम किया तो अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हें मेरे बारे में सही में पता नहीं है। मेरे पास लड़की गुंडे हैं, ध्यान से रहो। लड़की गुंडे? वो मुझे क्या करेंगे? मेरे हाथ तो खेती बाड़ी करके रफ बन गए हैं। खींचकर एक पंच मारूंगी ना तो दादी माँ याद आ जाएगी। बात उधर तक पहुंच गई है, ठीक है, तैयार रहना। कहकर उधर से चला गया। उस रात बहुत जोर से बारिश हो रहा था। उस बारिश में कुत्ते भीग रहे थे और बबलू देवी ने देखा। तब देवी से बबलू, दीदी, बेचारे कुत्ते बारिश में भीग रहे हैं, उनके लिए घर बनाएंगे क्या? घर बना सकते हैं, लेकिन हमारी मदद कौन करेंगे? घर का मिस्त्री वेंकटेश को पूछेंगे, शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। आइडिया अच्छा है बबलू, उनसे कल जाके पूछेंगे। अगले दिन देवी और बबलू वेंकटेश के पास जाकर कुत्तों के लिए घर बनाने के लिए पूछे। तो आपके कुत्तों के लिए मुझे एक मिनी ब्रिक हाउस बनाना होगा, इतना ही है ना? ओके, लेकिन तुम्हें खूब पढ़कर बड़े होकर अच्छा कमा कर वो घर बनाने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना? हाँ, जरूर देते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए ईंट और सीमेंट कहाँ से लेकर आएंगे? आप टेंशन नहीं लेने का। तुम्हारे पिता गांव जाने से पहले आपको क्या चाहिए सब कुछ करने के लिए मुझे बोल कर गया था। तुम्हारी सौतेली माँ भी कल गांव चली जाएगी, तब तुम्हारे शॉप में से कुछ ईंट लाकर मैं बनाऊंगा। अगले दिन वेंकटेश, देवी और बबलू तीनों मिलकर एक मिनी ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल को बनाए। बाद में उसमें कुत्तों को और कुछ मुर्गियों को छोड़े। वे उस स्विमिंग पूल में मजे ले रहे थे। तब वेंकटेश से देवी, बहुत थैंक्स भैया, कुत्तों के लिए घर के साथ साथ नहाने के लिए मिनी स्विमिंग पूल भी बनाया।
बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है रे मेरी प्यारी बहन, आप मजे से खेलो उनके साथ। अब मैं शॉप के पास जाता हूँ, तुम्हारी माँ आई तो मुझे मार देगी। इतने में कमला उधर आई और बाप रे बाप, मेरे पूरे संपत्ति को इन कुत्तों के लिए खर्च कर रहा है। बाप रे, हे भगवान, इन राक्षसों का मैं क्या करूं? नहीं चाहिए। अरे वेंकटेश, ये सब तुम्हारा काम है ना? रुको रे, आज तुम मेरे हाथों में मार खा के मुर्दा बनने वाले हो। रुक जा। कहकर वेंकटेश को पकड़कर पीटने लगी। तब वेंकटेश डर के मारे उधर से भाग गया। अरे ओ राक्षस के औलाद, तुम्हें ढंग से रहने के लिए घर नहीं है और इन कुत्तों के लिए घर बनाते हो। तुम्हारे पिता को आने दो, तब देखना तुम दोनों का क्या हाल बनाती हूँ। तुम्हारे बाप के आने तक उन कुत्तों के साथ ही रहो। कहकर गुस्से से चली गई। ऐसे 2 दिन से देवी और बबलू उस मिनी ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल में उन कुत्तों के साथ रहने लगे। उस रात कुछ लड़की गुंडों को लेकर चमन सेठ कमला के घर आया और कमला को बाहर बुलाकर हे रौडी रानी, देखो तुम्हारे लिए रौडी रिश्तेदार आए हैं। अब दिखाओ तुम्हारा ताकत इनको। उन लड़की गुंडों को देखकर कमला घबरा गई। बाप रे बाप, मैं तो मर गई। एक एक भैंस की तरह है। सच में मेरी हड्डी फसली एक कर देंगे लग रहा है। घबराकर मेरे पति घर में नहीं है, और कभी आना तब देखती हूँ। क्यों रौडी जी, हम भीख मांगने के लिए आए लग रहे हैं क्या? तुम्हें मारने के लिए आए हैं? खेती बाड़ी करने वाले हाथ है कहकर उस दिन बहुत बोले थी ना। अब इनके सामने दिखाओ तुम्हारी हिम्मत। हे लेडी रौडीज, जाकर उस कमला की पिटाई कराओ। तब वे लेडी रौड़िया जाकर कमला को पीटने लगे। तब मार खाते हुए कमला, बचाइए, कोई मुझे बचाइए, ये गधे तो मुझे मार रहे हैं, बचाइए बचाइए, कहकर चिल्लाने लगी। वो सुनकर देवी और बबलू उन कुत्तों को और मुर्गियों के साथ आकर उन सबका पीछा करके उनको खूब पीटे। तब वे सब लोग उधर से भाग गए। तब देवी से कमला, ओई बाप रे, सही समय पर आके आपने मेरी जान को बचाया, नहीं तो आज मुझे ये मार ही देते। ये सब मेरी मुंह की खुजली के वजह से ही हुआ है। अरे माँ, हमने तो कुछ नहीं किया, वो तो इन कुत्तों और मुर्गियों की वजह से ही डर कर भाग गए। हम दोनों से तो ये नहीं होता था। सच है, आज से मैं तुम दोनों के साथ साथ इन कुत्तों और मुर्गियों की भी अच्छे से देखभाल करूंगी। मुझे अच्छा सबक मिला है, ठीक है ना? आज से आप मुझे माँ कहकर बुलाइए, ठीक है? अगले दिन से देवी और बबलू उस मिनी ब्रिक हाउस स्विमिंग पूल में उन कुत्तों से और मुर्गियों से खुशी से खेलने लगे।